17 दिसंबर 1995 पाकिस्तान के कराची से एक सोवियत डिजाइन एंटोनो AN-26 कार्गो प्लेन बांग्लादेश के ढाका के लिए उड़ान भरता है। कराची से उड़ान भरने के बाद यह प्लेन कई घंटों तक इंडिया एयर स्पेस में उड़ता हुआ शाम के 5:45 पर रिफ्यूलिंग के लिए भारत के वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यहाँ करीब 4 घंटे खड़े रहने के बाद रात के 10 बजे प्लेन एक बार फिर से अपने तय रास्ते की तरफ उड़ान भरने लगता है। लेकिन फिर जब यह प्लेन बिहार के गया के ऊपर था तब अचानक से इसका जो रास्ता है ना वो बदल जाता है। प्लेन वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही पिछड़े हुए जिले पुरुलिया की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही पुरुलिया के ऊपर पहुंचता है वो बहुत ही नीचे उड़ने लगता है। अंधेरी रात में जब सब नींद के आगोश में थे उस समय प्लेन से पैराशूट के जरिए लकड़ी के 3 भारी बक्से जलांदा, खटांगा, बेलामू और बरामू जैसे गाँव के ऊपर गिरा दिए जाते हैं। लकड़ी के बक्से गिराने के बाद यह प्लेन कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए रुकता है और अपने डेस्टिनेशन की तरफ फिर से बढ़ जाता है। अगली सुबह 18 दिसंबर 1995 को जब पुरुलिया का एक किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसे दूर एक टीले पर कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। क्यूरियोसिटी से जब वो पास जाता है तो उसकी जो आंखें वो खुली की खुली रह जाती है। तुरंत वो दौड़ते हुए नजदीकी झालदा पुलिस थाने में पहुंचकर ऑफिसर को वो आश्चर्यजनक नजारे के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसने खेतों में पिछली रात पैराशूट से गिराए गए वही लकड़ी के बक्से देखे थे। यह बक्सा इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक हथियारों से भरे हुए थे कि इनसे छोटी मोटी जो जंग है ना वो तो छिड़ी जा सकती थी। इसमें न 10 RPG से रॉकेट लॉन्चर, 300 AK-47, 9 mm की 25 पिस्तौल, 7.62 mm की 2 स्नाइपर राइफल्स, 2 नाइट विजन बोनेकुलर, 100 ग्रेनाइड्स, 23,800 राउंड्स ऑफ 7.6 mm की एमुनिशन, 60,000 राउंड्स ऑफ 9 mm की एमुनिशन एंड 100 एंटी टैंक ग्रेनाइड्स थे। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची ना तब तक तो गांव के लोगों ने उन बक्सों को खोल लिए थे और हथियार जो है वो अपने अपने घरों में छुपा लिए थे। पुलिस यह सब नजारे देखकर हैरान रह गई। घटना की सूचना तुरंत सरकारी एजेंसियों तक पहुंच जाती है और मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दी जाती है। इसके बाद वहां पर लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया जाता है कि जिन्होंने भी उन बक्सों से हथियार लिए हैं, वह तुरंत उन्हें पुलिस को लौटा दे। घर घर जाकर तलाशी ली जाती है और खतांगा, बेलामू, बरामू, पागड़ो जैसे गाँव से कई सारे AK-47 राइफल को बरामद की जाती है। मीडिया के जरिए यह खबर बाहर आने से पूरे देश में सनसनी फैल गई। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए। सरकारी एजेंसी में हड़कंप मच गया और लोगों के मन में सवालों की कई छड़ी लग गई। आखिर इतने हथियार भारत की जमीन पर क्यों गिराए गए? इन्हें भेजने वाला कौन था और किसके लिए भेजा गया था? इसके पीछे असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNW, इंडियन ADC और बाकी गवर्नमेंट मशीनरी में से किसी को भी आखिर कैसे कोई भनक तक नहीं लगी और एक कार्गो प्लेन भारतीय एयर स्पेस में घुसकर 4 टन से भी ज्यादा घातक हथियार को गिराकर फरार हो गया। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे मिस्टीरियस केस पुरुलिया आर्म्ड ड्रॉप्स की पूरी कहानी। 18th of December 1995, a mysterious weapon consignment was dropped from the sky over Jaipur Jalda area under Purulia district of West Bengal. The plane digresses from an approved flight path and drops its deadly cargo over Jalda in Purulia district. Kim Devi, the Danish mastermind behind the dumping of a plane load of weapons in West Bengal. प्लेन के क्रू मेंबर्स ने ये कबूल किया है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल के एक खास ग्रुप के लिए हथियार गिराए थे। There were no answers on whom these arms were meant for, who paid for these arms, what was the bigger conspiracy behind the consignment. पुरुलिया आर्म ड्रॉप के इस मामले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। यह मामला बेहद संजीदा और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी तुरंत इसकी जांच में जुट जाती है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके जो हाथ है ना वो खाली ही रहते हैं। एजेंसी सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा पाई कि इन हथियारों को किसी प्लेन के जरिए ही नीचे गिराया गया होगा, लेकिन वह प्लेन कौन सा था, कहाँ से आया था और अब कहाँ पर है, और इसका उन्हें कोई भी अता पता नहीं था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे अपोजिशन लीडर सरकार से इस मुद्दे पर संसद भवन में स्पेशल सेशन की मांग करने लगते हैं। सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ते जा रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसी के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा था। इस दौरान जब पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था ना, तब हथियार गिराने वाला एंटोनो AN-26 कार्गो प्लेन शांति से थाईलैंड में खड़ा हुआ था। उस रात इस प्लेन में 8 लोग सवार थे। इनमें से एक डेनमार्क का सिटीजन किम डेवी, एक ब्रिटिश आर्मी लीडर पीटर ब्रिज, एक भारतीय मूल का सिंगापुर निवासी
निवासी दीपक मणिकन और 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर्स। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था किम डेवी, जिसका असली नाम था नील्स हॉल। जब उसने भारत में मची अफरा तफरी की खबरें देखी तो उसे एहसास हो गया कि जो हथियार है ना जहाँ गिराए जाने थे वहाँ नहीं गिरे हैं और पुलिस के हाथ लग गए हैं। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी किम डेवी यह फैसला करता है कि वो वापस कराची जाने के लिए इंडियन रूट से ही गुजरेगा। उसका यह फैसला मौत के मुंह में कूदने जैसा था, क्योंकि उस वक्त पूरे भारत में उस प्लेन की तलाश चल रही थी, लेकिन ना जाने उसे ऐसा यकीन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। इसी उम्मीद के साथ पुरुलिया आर्म ड्रॉप की घटना के केवल 4 दिन बाद 22 दिसंबर को उसी रशियन कार्गो प्लेन AN-26 में अपने साथियों के साथ सवार होकर एक बार फिर से भारत में दाखिल हो जाता है। प्लेन चेन्नई में लैंड करता है और रिफ्यूल होकर कराची जाने के लिए मुंबई की ओर उड़ने लगता है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। पुरुलिया केस के बाद इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी, इसीलिए हर कोई काफी ज्यादा अलर्ट था। ऐसे में जब यह प्लेन मुंबई की तरफ बढ़ रहा था, तभी इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट लियांसिंग यूनिट में काम करने वाले एक जूनियर NCO ने देखा कि एक प्लेन बिना क्लियरेंस के भी चेन्नई से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। वो जूनियर NCO इसके बारे में तुरंत वायुसेना को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद गुजरात के भुज से 2 बिंग 21 विमानों को उसे रोकने के लिए भेज दिया जाता है। बीच आसमान में इंटरसेप्ट करते हुए वह प्लेन को घेर लेते हैं और आदेश देते हैं या तो मुंबई में लैंड करो वरना शूट डाउन कर दिया जाओगे। इस धमकी के बाद जब यह विमान मुंबई एयरपोर्ट पर नीचे उतरने लगता है तो किम डेवी जो है वो घबरा जाता है। वो अपने ब्रीफ केस से कुछ कागज निकाल कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको जला देता है और फिर उन्हें बाथरूम में ले जाकर फ्लश कर देता है। वो 4 फ्लॉपी डिस्क के भी टुकड़े करके उनमें आग लगा देता है। लेकिन जब तक उसने यह पूरा काम किया तब तक प्लेन के पहिए मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को छू चुके थे। इस बार प्लेन में कुल 7 लोग थे, किम डेवी, पीटर ब्लिच और 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर्स और 8वां शख्स दीपक मणिकन इस बार उनके साथ नहीं था। कायदे से इतने सस्पिशियस प्लेन को मुंबई में जबरन उतारने के बाद वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ पर ना तो पुलिस मौजूद थी और ना ही कोई अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस। ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट पर किसी को भी इन प्लेन की जानकारी न हो। जब कुछ देर बाद वहाँ 2 एयरपोर्ट के अधिकारी पहुँचे तो उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। वही सस्पिशियस प्लेन के क्रू मेंबर से पूछताछ करने और उन्हें हिरासत में लेने की बजाय उनसे प्लेन को वहाँ लैंड करने के लिए लैंडिंग फीस मांगने लगते हैं। किम डेवी को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। वो फीस देने को तैयार हो जाता है और पेमेंट के लिए अधिकारी के साथ एक कार में एयरपोर्ट टर्मिनस की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके बाद वो दोबारा प्लेन में नहीं लौटता है और बॉम्बे एयरपोर्ट से गायब हो जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि वो जब एयरपोर्ट से गायब हुआ तब वहाँ पर IB और RNW के लोग भी मौजूद थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस को घटना की पहली सूचना भी तब मिली जब एक IB अधिकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर RD त्यागी को करीब रात के 2:40 पर फोन करते हैं। इसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और प्लेन की तलाशी ली जाती है। तलाशी में पुलिस और बाकी अधिकारी को जो मिलता है उसे देख उनके होश उड़ जाते हैं। प्लेन में अभी भी कई स्नाइपर राइफल थी जिन्हें तुरंत बरामद कर लिया जाता है। तभी किम डेवी का साथी पीटर ब्लिच यह बात कबूल कर लेता है कि यह वही AN-26 कार्गो प्लेन है जिसने पुरुलिया में आर्म ड्रॉप किए थे। इसके बाद पीटर ब्लिच और 5 क्रू मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस में ऐसे बातें सामने निकल कर आने वाली थी जिसे देश में मचा हंगामा और भी ज्यादा बढ़ जाने वाला था। पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस को पहले वेस्ट बंगाल की स्टेट पुलिस संभाल रही थी, लेकिन इस मामले को लेकर देश में इतना बवाल मचा हुआ था कि जल्द ही यह केस CBI को सौंप दिया गया। CBI AN-26 के सभी पकड़े गए 6 लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है। 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर्स को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए उनसे CBI को कुछ ज्यादा खास नहीं पता चलता है। लेकिन ब्रिटिश आर्मी लीडर पीटर ब्लिच के पास CBI को देने के लिए काफी ज्यादा जानकारी थी। वह कोऑपरेट करके बच निकलने की उम्मीद में CBI को शुरू से अपनी कहानी बताने लगता है। वह बताता है कि पूरे कांड का मास्टरमाइंड किम डेवी था। किम डेवी ने उसे पुरुलिया आर्म ड्रॉप से करीब 4 महीने पहले अगस्त 1995 में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में मुलाकात की थी। यहाँ किम डेवी ने उसको बताया था कि वो भारत को एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी मात्रा में हथियार चाहता है। इनिशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2500 AK-47, Type 56 MK2 राइफल्स और 15 लाख राउंड गोला बारूद खरीदने का सौदा तय हुआ था। लेकिन फाइनल ऑर्डर में 300 AK-47 राइफल्स, 2,50,000 राउंड ऑफ एम्यूनिशन, 100 एंटी टैंक ग्रेनेड्स, 6000 बुलेट्स, 100 ऑफेंसिव ग्रेनेड्स, 25 PM-79 एंटी पर्सनल लैंड माइंस, RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स, ऑप्टिकल साइट के साथ ड्रैगनोव राइफल्स और कुछ नाइट विजन इक्विपमेंट शामिल थे। पीटर ब्लिच हथियारों का लीडर तो था ही, लेकिन साथ ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी M60 के साथ भी जुड़ा हुआ था। वो CBI को ये बताता है कि उसने किम डेवी से मुलाकात के बाद M60 को ये बात बताई थी कि बहुत ही जल्दी हथियारों का एक बहुत ही बड़ा जखीरा भारत जाने वाला है। M60 शायद ये देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए पीटर ब्लिच से कहा गया कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन साथ ही M60 और ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर
मिस्ट्री नहीं चाहते थे कि पीटर ब्लिच उसे हथियार दिलाए, इसीलिए पीटर ब्लिच ने किम डेवी को हथियार दिलाने से मना कर दिया। बाद में किम डेवी ने फर्ज एंड यूजर सर्टिफिकेट के जरिए बुल्गारिया में किटेक्स नाम की कंपनी से हथियार खरीदे, जिसमें ये लिखा था कि ये जो हथियार है ना, ये बांग्लादेश की सेना के लिए जाने वाले। इन सर्टिफिकेट्स पर बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल और बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्स डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद सोबेद अली भुयान के सिग्नेचर थे। आखिरकार हथियारों के सौदे को अंतिम रूप देने के बाद पीटर ब्लिच ने एक सोवियत डिजाइन AN-26 कार्गो प्लेन का अरेंजमेंट करने में किम डेविड की हेल्प की, जिसके लिए लगभग $2.5 लाख दिए गए और इस मिशन के लिए उन्होंने 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर्स को अपने काम पर रखा। पीटर ब्लिच ने CBI को बताया कि किम डेविड ने केवल उसी को ही अपने प्लेन का ज्यादातर जानकारी दी थी और बाकी के 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर्स को उसने झूठी कहानी बताई थी कि यह एक ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन है और भारत सरकार की अनुमति से भारत में गरीब लोगों के लिए कपड़े और अन्य रिफिल मटेरियल्स पहुंचा रहे हैं। और जब क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए तो 12 दिसंबर 1995 को प्लेन ने बुल्गारिया के बर्गर एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरी, जिस पर करीब 4 टन हथियार का गोला बारूद लोड किए गए थे और उनका एंड डेस्टिनेशन बांग्लादेश का ढाका था। लेकिन उससे पहले यह प्लेन तुर्की और ईरान होते हुए पाकिस्तान के कराची पहुंचा, जहां वो 13 से 17 दिसंबर तक रुका रहा। यहीं पर किम डेवी ने अपने साथ सिंगापुर में रहने वाले इंडियन ओरिजिन दीपक मडिकन को लेकर आया था, जो लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी संभालने वाला था। 17 दिसंबर 1995 को जब प्लेन कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था और सारी तैयारी हो चुकी थी, तभी प्लेन के क्रू मेंबर्स को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि प्लेन में असल में 4 टन से ज्यादा हथियार और गोला बारूद भरे हुए थे। लेकिन 17 दिसंबर को जब विमान ने कराची से उड़ान भरी तो बीच रास्ते में किम डेवी बॉक्सेस को खोलकर हथियारों को पैलेट्स में लोड करने लगा। उसी समय उन 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर्स को पता चल गया कि यह प्लेन ह्यूमैनिटेरियन एड के सामान से नहीं बल्कि हथियारों से भरा हुआ है। लेकिन किम डेवी ने उनको किसी भी तरह से प्लेन को तय दिशा में उड़ाए रखने और कोऑपरेट करने के लिए तैयार कर लिया। पीटर ब्लिच आगे CBI को बताता है कि प्लेन जब कराची से निकलकर इंडियन एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था, तब उसे यही लग रहा था कि भारतीय खुफिया एजेंसी को उसकी भनक लग चुकी होगी और प्लेन के रेडार पर आते ही इसे और इसमें से मौजूद हथियारों को कब्जे में ले लिया जाएगा। उसे इस बात का इत्मीनान था कि अगर वह पकड़ा भी गया तो M60 की मदद से आसानी से रिहा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लेन कई घंटों तक इंडियन एयर स्पेस में उड़ान भरकर वाराणसी पहुंच गया, लेकिन ना तो किसी ने उसे इंटरसेप्ट किया और ना वाराणसी में ही उसे पकड़ा गया। पीटर ब्लिच बताता है कि जब विमान ने वाराणसी से टेक ऑफ कर लिया तो उसे डर था कि विमान को गिरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और प्लेन ने वेस्ट बंगाल के ऊपर से उड़ान भरी और हथियार गिरा दिए गए। ना कोई रॉकेट आया और ना ही कोई पुलिस आई। बस उनसे गलती सिर्फ इतनी हुई थी कि रात के अंधेरे में पायलट ने लोकेशन को लेकर चूक कर दी और हथियार जहां गिराए जाने थे उससे कहीं दूर गिरा दिए गए। इसीलिए हथियार गांव वालों के हाथ लगे और यहीं से सारा बखेड़ा जो वो खड़ा हो गया। आगे और पीटर ब्लिच बताता है कि प्लेन का जो एंड डेस्टिनेशन था वो ढाका था, लेकिन तब तक ढाका से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली थी। इसीलिए प्लेन में बदलाव करके आखिरकार थाईलैंड में प्लेन को लैंड करवा दिया गया। CBI इसके बाद पीटर ब्लिच से सबसे जरूरी सवाल पूछती है कि आखिर यह हथियार किसके लिए थे। पीटर ब्लिच ने इस सवाल का जो जवाब दिया ना, उसने सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि पीटर ब्लिच बताता है कि यह हथियार आनंद मार्ग संगठन के लिए थे। आनंद मार्ग एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे साल 1955 में प्रभात रंजन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसके यूं तो देश और दुनिया में कई जगह सेंटर्स हैं, लेकिन इसका मेन हेडक्वार्टर पुरुलिया के आनंद नगर में है। 1970 से 1980 के दौरान पश्चिम बंगाल में CPIM की सरकार थी और शुरुआत से ही CPIM और आनंद मार्ग के बीच तीखी दुश्मनी थी। CPIM आनंद मार्ग को एक आध्यात्मिक संगठन नहीं बल्कि हिंसक कट्टल मानती थी, क्योंकि इसके सदस्य इनर हैप्पीनेस जैसे प्रैक्टिस के साथ मानव खोपड़ी आदि का उपयोग करते थे। संगठन के बढ़ते पैसे और प्रभाव से लोग पहले से ही परेशान थे और संस्थापक की पत्नी ने भी संगठन छोड़कर इसे अवैध गतिविधियों में शामिल बताया था। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने आनंद मार्ग पर बैन लगा दिया, लेकिन 1977 में इसे हटा भी दिया गया। दुश्मनी का सबसे हिंसक मोड़ आया 13 अप्रैल 1982 को, जब कोलकाता के तिलजला में 17 आनंद मार्ग सन्यासियों को भीड़ ने मार डाला। CPIM सरकार ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया और कहा जाता है कि भीड़ को इस अफवाह पर भड़काया गया था कि आनंद मार्ग बच्चे किडनैप करता है। इसके बाद आनंद मार्ग और CPIM के रिश्ते और खराब हो गए। इसी माहौल में पुरुलिया आर्म्ड रोब्स के केस की कहानी शुरू होती है। CBI की शुरुआती जांच में 11 आनंद मार्ग सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत न मिलने पर उन्हें छोड़ भी दिया गया। CBI ने कई राज्यों में आनंद मार्ग के सेंटर्स पर छापे मारे, जहां से मानव खोपड़ी जैसी चीजें मिली, जिससे शक बढ़ा। 1996 में CBI ने चार्जशीट दायर की और दावा किया कि ये जो हथियार गिराए गए हैं वे आनंद मार्ग के लिए ही थे। एक सफेद बिल्डिंग की तस्वीर भी मिली जिसे आनंद मार्ग की ट्रेनिंग यूनिट BSS से जोड़ा गया। चार्जशीट में CBI ने नीस हॉल्क उर्फ किम डेवी को पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया और पीटर ब्लिच व 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर
मेंबर्स को इसमें शामिल बताया। 2000 में कोर्ट ने पीटर और क्रू मेंबर्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी, लेकिन आनंद मार्ग पर सीबीआई का आरोप कोर्ट में टिक नहीं पाया, क्योंकि न तो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ थे और न ही कोई ठोस गवाह। आनंद मार्ग को क्लीन चिट मिली और उन्होंने सरकार से पूछा कि फिर किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट से कैसे भाग गया। सजाए पाए क्रू मेंबर्स बाद में रिहा कर दिए गए। रूस की रिक्वेस्ट पर 5 लेफ्टिनेंट क्रू को 2000 में और ब्रिटिश सरकार की रिक्वेस्ट पर 2004 में पीटर ब्रिज को, लेकिन किम डेवी तब तक फरार हो चुका था और डेनमार्क पहुंचकर आराम से रह रहा था। 2001 में उसे रेड कॉर्नर नोटिस पर पकड़ा गया। भारत ने एक्सट्रेडिशन की कोशिश की, लेकिन 2011 में डेनिश हाई कोर्ट ने यह कहकर मंजूरी को ठुकरा दिया कि भारतीय जेलों में उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके बाद किम डेवी ने 2011 में चौंका देने वाले दावे किए। उसने कहा कि हथियार जो है वो आनंद मार्ग के लिए ही थे और वह खुद वर्षों से उनसे जुड़ा था। उसके अनुसार सीपीआईएम द्वारा आनंद मार्ग पर हमले से दुखी होकर उसने उनकी सुरक्षा के लिए हथियार मंगाए। उसने दावा किया कि इस ऑपरेशन की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी RNW को भी थी और केंद्र सरकार चाहती थी कि इन हथियारों की मदद से पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम की सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो, ताकि राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके। भारत सरकार और सीबीआई ने उसके दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि वह एक्सट्रेडिशन से बचने के लिए झूठ फैलाता है। लेकिन वह यहाँ भी नहीं रुका। उसने अपनी किताब द कॉल्ड मी टेररिस्ट में उसने दावा किया बिहार के नेता पप्पू यादव और सीबीआई अधिकारी JK दत्त ने उसकी नेपाल भागने में मदद की। उसने यह भी आरोप लगाया कि हथियार गिराए जाने वाली रात इंडियन एयरफोर्स ने रेडार जानबूझकर बंद किए थे ताकि प्लेन पकड़ा न जाए। और यहाँ पर M60 की चेतावनी का मामला भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश एजेंसी ने भारत को 25 नवंबर 1995 को ही हथियार गिराने की जानकारी दे दी थी, लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया और राज्य सरकारों को यह साधारण से डाक से भेजा गया, जो घटना के बाद पहुंची। इससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे एक दिन से ज्यादा भारतीय स्पेस में घूमता रहा और रेडार पर पकड़ा तक नहीं गया। आज भी लगभग 30 साल बाद भी पुरुलिया आर्म डॉप्स के केस भारत की सुरक्षा अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जाता है। किम डेवी अब भी भारत की पहुंच से बाहर है और लगातार भारत पर ही आरोप लगाता रहा है। भारत ने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क ने भारत की जेल की कंडीशन को आधार बनाकर हर बार एक्सट्रेडिशन से रोक दिया। और इस केस के असली जवाब अब भी किम डेवी के पास माने जाते हैं और उसके फरार होने की वजह से यह केस आज भी अनसॉल्व है।